तो कुशिंग सिंड्रोम के अंदर कल भी हमने बात की थी कि कुशिंग सिंड्रोम हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज हो, लेकिन मसला एड्रेनल ग्लैंड के अंदर हो। अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला है और हाई लेवल आप कोर्टिसोल है और हमें वो क्लिनिकल फीचर आप कुशिंग सिंड्रोम मिल रहे होते हैं जो हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े थे, या जो नॉर्मल फिजियोलॉजी अल्टर होती है, और मसला हाई लेवल आप कोर्टिसोल हो, एड्रेनल ग्लैंड, सपोज एड्रेनल ग्लैंड के अंदर एडेनोमा हो, कार्सिनोमा हो या हाइपरप्लेसिया हो, हम तब नाम देंगे कि दिस इज कुशिंग सिंड्रोम। ठीक, तो सबसे पहले दोनों के अंदर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इसके अंदर खास क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड के अंदर खुद एडेनोमा होते हैं या कार्सिनोमा या हाइपरप्लेसिया, वाइल जिसको हम कुशिंग डिजीज कहते हैं उसके अंदर मसला एड्रेनल ग्लैंड के अंदर नहीं होता, या तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होगा, या एक्टोपिक सिक्रीशन होगी कि यूरेट से एसिटिक हार्मोन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी जिसकी वजह से हाई लेवल ऑफ कोर्टिसोल हमें मिलता है, या पेशेंट को लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड जिस तरह रोमेटॉइड आर्थराइटिस या तो इम्यून डिसऑर्डर वाले पेशेंट लॉन्ग टर्म इम्यून सप्रेशन ड्रग्स पे या हम रखते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स पे, या उस रीजन की वजह से अगर कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज है उसको भी हम नाम देंगे कि तो डिफरेंशिएशन के लिए कोर्टिसोल के मिकदार कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हमें इंक्रीज मिलता है और कोर्टिसोल के लेवल कुशिंग डिजीज के अंदर भी हमें इंक्रीज मिलता है। इसके अलावा कुशिंग सिंड्रोम के अंदर एसीटीएच लेवल हमें डिक्रीज या नॉर्मल मिल सकता है। क्यों? कुशिंग सिंड्रोम के अंदर मसला यहाँ पे होता है, अगर कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज है और एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोई मसला नहीं है तो एसीटीएच की लेवल ड्रॉप होगी या नॉर्मल होगी, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए अगर कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज है तो तब एसीटीएच जो एंटीरियर पिट्यूटरी की सेल्स है वही बनाना छोड़ देता है, तो एसीटीएच के लेवल हमें डिक्रीज मिलता है। अगर कुशिंग डिजीज हो तो इसके अंदर एसीटीएच लेवल हमेशा हमें इंक्रीज मिलता है, क्योंकि इसके अंदर मसला या तो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडेनोमा होगा, वहां से ज्यादा एसीटीएच की सिक्रीशन होगी, या अगर किसी को लंग के कैंसर हो, सही है, यहाँ के अंदर कैंसर हो या पैंक्रियाटिक कैंसर हो तो उसके अंदर भी एसीटीएच की मिकदार इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां से भी एसीटीएच हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक सिक्रीशन ऑफ एसीटीएच हार्मोन, तब भी हमें एसीटीएच का मिकदार इंक्रीज मिलता है कुशिंग डिजीज के अंदर। वाइल अगर एट्रोजेनिक काज हो यानी पेशेंट ओरल मेडिसिन ले रहे कोर्टिकोस्टेरॉइड, उसकी वजह से अगर उसके कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज हो तो उस केस के अंदर भी हमें कुशिंग डिजीज मिलता है और एसीटीएच की मिकदार इंक्रीज हमें मिल रही होती है। इसके अलावा इसके अंदर जो हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाते हैं, लीड्स टू इन्फेक्शन। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज याद है ना कल, ठीक है, हाइपरटेंशन स्पेशली सेकेंडरी, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस, मायोपैथी, बफेलोहम, मून फेस, ओबेसिटी, ये साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। लेकिन जिस पेशेंट को कुशिंग डिजीज हो तो उसके इंटीरियर पिट्यूटरी से एसीटीएच के साथ साथ ये जब एसीटीएच जहां पे आ जाते हैं तो ये सिर्फ कोर्टिसोल सही प्लस एंड्रोजन हार्मोन भी रिलीज कर रहा होता है। तो एंड्रोजन हार्मोन किस चीज के लिए होते हैं? मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। फिर हमें ऐसे लोगों के अंदर हर्सुटिज्म यानी एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ कब मिलता है? जब कुशिंग डिजीज हो, क्योंकि इंटीरियर पिट्यूटरी से अगर हाई अमाउंट में एसीटीएच आ रहा है तो एसीटीएच फिर क्या करता है? कोर्टिसोल यानी ग्लूकोकोर्टिकॉइड के साथ साथ सेक्स एंड्रोजन हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन है वो भी रिलीज होते हैं और ये रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। फिर हमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ मिलता है, हर्सुटिज्म। इसके अलावा इस एज के साथ मेलानोसाइट स्टिमुलेट रिलीज होता है और एमएसएच क्या कर रहा होता है? स्किन के अंदर मेलानिन पिगमेंट की तादाद को या क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो स्किन हमें हाइपर पिगमेंटेड स्किन मिल रहा होता है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। अब डायग्नोज कैसे करेंगे कि कुशिंग डिजीज है या कुशिंग सिंड्रोम है या कुशिंग सिंड्रोम के या कुशिंग डिजीज के कारण क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पे आते हैं हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। इस हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अगर हमें क्लिनिकल फीचर्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, या जो रिस्क फैक्टर है अगर हमें वो मिल रहे हैं या साइन एंड सिम्टम हमें मिलते हैं तो हमें एक क्यू मिल जाता है कि हाँ पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज को हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर सबसे पहले हम ब्लड के अंदर एसीटीएच का मिकदार चेक करते हैं और कोर्टिसोल के मिकदार चेक करते हैं। अगर ये दोनों इंक्रीज है तो इसका मतलब कि पेशेंट को कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है।
नंबर पे हम डेक्सामेथासोन सप्रेसर टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि 1 mg डेक्सामेथासोन देते हैं। नॉर्मल पेशेंट को अगर ये हम दे दें तो ये कोर्टिसोल की मिकदार को बढ़ा देता है, सही है, कोर्टिसोल हार्मोन की मिकदार को बढ़ाता है। तो अगर कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज होती है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, तो एसीटीएच के हार्मोन भी डिक्रीज होगी नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन जिसको कुशिंग डिजीज हो, अभी खास हमें नहीं पता, लेट्स सपोज इंटीरियर के अंदर अगर मसले हैं, हमने उसको डेक्सा दे दिया, इस कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज हो गई, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगा कि एसीटीएच को स्टॉप कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे मसला है तो एसीटीएच रिस्पांस नहीं देगा, एसीटीएच की मिकदार हमें इंक्रीज मिलता है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं 24 और यूरिन एनालिसिस करते हैं, किस चीज के लिए, कोर्टिसोल के लिए, ये हमें इंक्रीज मिल रहा होता है। इसके अलावा हम सलाइवरी फ्लूइड, सही है, सलाइवा, उसके अंदर कोर्टिसोल की मिकदार चेक करते हैं, वो भी हमें इसके अंदर इंक्रीज मिलता है। डिफरेंट अतर ने इसके डिफरेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाए। कुछ अतर ये लिखते हैं कि इनमें से जो 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट है, अगर इसमें से 2 पॉजिटिव पाए जाते हैं, मींस कि अगर किसी पेशेंट के एसीटीएच इंक्रीज है, साथ में कोर्टिसोल इंक्रीज है और 24 और यूरिन एनालिसिस के अंदर कोर्टिसोल की मिकदार इंक्रीज है, तो इट्स मीन पेशेंट को कुशिंग या कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, डिफरेंशिएशन वाले टेस्ट एमआरआई है, उसके बाद में बात करते हैं। लेकिन पेशेंट को कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम है। कुछ अतर ये लिखते हैं कि इन 4 डायग्नोस्टिक टेस्ट में से एटलीस्ट 3 पॉजिटिव होना चाहिए। लेट्स सपोज कि ये एसीटीएच के मिकदार ब्लड के अंदर इंक्रीज, कोर्टिसोल के मिकदार इंक्रीज, डेक्सामेथासोन सप्रेसर टेस्ट किया, एसीटीएच का मिकदार भी इंक्रीज है, और इसके अंदर यूरिन एनालिसिस किया, कोर्टिसोल के मिकदार इंक्रीज है, तो 3 चीजें पॉजिटिव आई, इसका मतलब पेशेंट को कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 2 ही इनफ है, अगर 2 पॉजिटिव हो तो पेशेंट को कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज, सबसे पहले हम करते हैं पेशेंट से हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर भी हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं, या साइन सिम्टम से भी हमें अंदाजा हो जाता है कि हाँ, 3 साइन पढ़े थे, वो याद है सबको, 3 जो हमने इसके साइन पढ़े थे कि पेशेंट के अंदर, जिस पेशेंट को भी कुशिंग सिंड्रोम और सेंट्रल ओबेसिटी हमें नजर आती है, और मूड पे इसके क्लासिकल सिम्टम है, इसके अलावा बफेलो हम जाएगा कि हाँ, कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को। टेस्ट के अंदर हम डेक्सामेथासोन सप्रेसर टेस्ट करते हैं। इनिशियली 1 mg हम पेशेंट को दे देते हैं। उससे क्या हो जाता है, नॉर्मल पर्सन के अंदर उसके एसीटीएच के लेवल भी ड्रॉप हो जाती है और कोर्टिसोल की मिकदार भी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन पेशेंट को अगर कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम हो तो उसके एसीटीएच की मिकदार भी इंक्रीज होगी और कोर्टिसोल की मिकदार भी हमें इंक्रीज मिलता है उसके अंदर। सेकंड नंबर पे हम ब्लड के अंदर एसीटीएच का मिकदार चेक करते हैं। अगर एसीटीएच का मिकदार इंक्रीज है और साथ में कोर्टिसोल का मिकदार भी इंक्रीज है, तो इट्स मीन के पेशेंट कुशिंग डिजीज या सिंड्रोम की तरफ जा सकते हैं। डिफरेंशिएशन अभी भी नहीं कर सकते। थर्ड पे हम यूरिन एनालिसिस करते हैं फॉर कोर्टिसोल 24 और यूरिन कलेक्शन करते हैं और उसके अंदर कोर्टिसोल की मिकदार चेक करते हैं। अगर यूरिन के अंदर कोर्टिसोल आ रहा है तो इट्स मीन के पेशेंट कुशिंग सिंड्रोम या डिजीज के साथ है। फोर्थ नंबर पे हम सलाइवा लेते हैं और उसके अंदर कोर्टिसोल का मिकदार देखते हैं। अगर सलाइवा के अंदर भी कोर्टिसोल का मिकदार इंक्रीज है तो इट्स मीन के पेशेंट को कुशिंग डिजीज या सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एसीटीएच की मिकदार चेक करते हैं। सही है बहरुल्ला, एसीटीएच की मिकदार हम चेक करते हैं। अगर एसीटीएच की मिकदार इंक्रीज है, ठीक है, तो इसका मतलब पेशेंट को कुशिंग डिजीज है या हाइड्रोजेनिक काज की वजह से भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता कि ये एसीटीएच इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर मसला है, वहां से ज्यादा आ रहा है, एसीटीएच आ रहे हैं, या रीनल कैंसर सम टाइप्स होते हैं वहां। लेकिन अगर एसीटीएच की मिकदार इंक्रीज है तो इसका मतलब पेशेंट को कुशिंग डिजीज या सिंड्रोम हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करेंगे जब एसीटीएच की मिकदार इंक्रीज होती है, कोर्टिसोल की मिकदार भी हमें इंक्रीज मिलेगा। सेकंड नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं कि ये डिफरेंशिएट करते हैं कि आया मसला इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर है या एक्टोपिक सिक्रीशन है कि यौन से एसीटीएच की मिकदार आ रही, ज्यादा आ रही। डेक्सामेथासोन हाई डोज में दे देते हैं। अगर हम हाई डोज में डेक्सामेथासोन पेशेंट को दे देते हैं और पेशेंट को एडेनोमा स्पेशली इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, तो उसकी एसीटीएच की मिकदार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके एसीटीएच की मिकदार हमें इंक्रीज ही मिलेगी अगर मसला यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से अगर इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडेनोमा है, हमने डेक्सा दे दिया 8 mg, तो उसने कोर्टिसोल प्लस
साथ में एसीटीएच की मकदार को ड्रॉप नहीं किया, इसका मतलब इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडेनोमा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि सीआरएच इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जिस पेशेंट को इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर एडेनोमा होता है उसके एसीटीएच का मकदार हाईली इंक्रीज होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर हाईली इंक्रीज नहीं है, वही है या स्मॉल अमाउंट में इंक्रीज हुआ है, इतना हाईली इंक्रीज नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज एक्टोपिक सिक्रीशन की वजह से हुआ है, ठीक। रिलायबल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हमें डिफरेंशिएशन करके बता दे वो है हम एड्रेनल ग्लैंड के सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं, उसके अंदर हमें एडेनोमा या नॉर्मल मास और एमआरआई के अंदर वो क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर एड्रेनल ग्लैंड लेट सपोज नॉर्मल है, कोई एब्नॉर्मलिटी कोई मास नहीं है, तो हम पिट्यूटरी के सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। अगर वो भी नॉर्मल आ जाते हैं तो कहीं पर एक्टोपिक सिक्रीशन है एसीटीएच के, तो हम चेस्ट प्लस होल एब्डोमेन की सीटी स्कैन और एमआरआई करते हैं। इसके अलावा हम हिस्ट्री भी लॉन्ग टर्म के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज के अंदर लेते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि उस पेशेंट को आइट्रोजेनिक काज की वजह से हो। सही, काजेस की अगर बात करें तो पिट्यूटरी के अंदर अगर एडेनोमा हो या न्यूप्लेसिया हो या हाइपरप्लेसिया हो या मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया हो, उसके अंदर हाईली एसीटीएच की मकदार इंक्रीज होगी और एड्रेनल ग्लैंड नॉर्मल रिस्पांस से कोर्टिसोल का मकदार भी इंक्रीज होगा। सेकंड, अगर ये अगर सपोज नॉर्मल है आइट्रोजेनिक काज है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से हो सकते हैं, या कहीं पर बॉडी में एक्टोपिक सिक्रीशन है एसीटीएच की, लंग्स से हो सकती है, अगर लंग्स के अंदर कैंसर हो पेंक्रियाज और कुछ रीनल कैंसर ऐसे जहां से एसीटीएच की मकदार आ सकती है। प्राइमरी काज के अंदर एड्रेनल एडेनोमा हो सकता है, यानी जिस पेशेंट को कुचिंग सिंड्रोम होता है, सही, कुचिंग सिंड्रोम के अंदर हमने बात की कि मसला एड्रेनल ग्लैंड के अंदर होगा, तो एड्रेनल एडेनोमा या एब्नॉर्मल मास कैंसर भी हो सकते हैं या हाइपरप्लेसिया भी हो सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड के अंदर, ठीक है। वाहिद रिलायबल टेस्ट उसके सीटी स्कैन एमआरआई, ठीक है, ब्रेन के यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के, इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड के अगर ये दोनों नॉर्मल है तो होल एब्डोमेन प्लस चेस्ट, ठीक, उसके अंदर अगर कोई कैंसर मिल जाता है तो इट्स मीन के पेशेंट की एक्टोपिक सिक्रीशन है। कोई सवाल, कोई क्वेरी इसके अंदर? नहीं, नेक्स्ट, ठीक है। ट्रीटमेंट या कुशिंग सिंड्रोम की या डिजीज की ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास क्या होता है? पिट्यूटरी के अंदर मसला है तो हम ट्रांसस्पिनाइडल सर्जरी करते हैं, सही, स्पिनाइड बोन को हम क्रॉस करते हैं और जो स्पिनाइड बोन के अंदर इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर अगर एडेनोमा है, एब्नॉर्मल मास है, तो उसको हम रिमूव करते हैं। साथ में केटाफोनाजोल भी हम देते हैं, सही, इसमें मैं बाद में आता हूँ जब हम कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन के स्टेरॉइड हार्मोन कैसे बनते हैं। साथ में हम ये एंटीफंगल मेडिसिन भी देते हैं। इसके अलावा कि अगर अंदर मसला है तो हम उस एब्नॉर्मल मास को रिमूव करते हैं, सही, एब्नॉर्मल चाहे एडेनोमा हो हाइपरप्लेसिया उसको हम रिमूव करते हैं, या अगर आइट्रोजेनिक कोर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से वो लॉन्ग टर्म से वो ले रहे हैं तो हम उसको स्टॉप करते हैं और साथ में पेशेंट को देते हैं केटाफोनाजोल पे। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी भी करते हैं और रेडियोथेरेपी भी करते हैं, ठीक है, अगर एड्रेनल ग्लैंड के अंदर मसला हो या अगर एक्टोपिक सिक्रीशन हो तो उसके लिए भी हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं, उससे उस एब्नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। केटाफोनाजोल क्या कर रहा होता है कि से प्रेग्नेनोल में कन्वर्ट हो जाते हैं थ्रू एंजाइम, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाती है एड्रेनल एंड्रोजन के अंदर या डीहाइड्रोएपिएंडोस्टेरोन के अंदर, जिसको हम एड्रेनल एंड्रोजन या 6 हार्मोन कहते हैं। सेकंड पे इसकी कन्वर्जन हो जाती है प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है, फिर प्रोजेस्टेरोन 17-OH डीऑक्सी प्रोजेस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है और वो 11-OH डीऑक्सी कोर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाती है, देन एंजाइमेटिक एक्टिविटी और फिर वो कोर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाती है, जो मेनली हमारे ग्लूकोकोर्टिकॉइड है। नेक्स्ट प्रोजेस्टेरोन डीऑक्सी कोर्टिसोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो कोर्टिकोसोन बन जाते हैं और आखिर में वो हमारे एड्रेनल ग्लैंड के एल्डोस्टेरोन हार्मोन बन जाते हैं और यहाँ से ये 6 एंड्रोजन, ठीक है। केटाफोनाजोल क्या कर रहा होता है, इस प्रोटीन या एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो जाए तो ये कोर्टिसोल हार्मोन नहीं बनेंगे। अगर ये नहीं बनेंगे, मेन मसला तो इस कोर्टिसोल के हाई सिक्रीशन के अंदर है, ठीक है, कुशिंग सिंड्रोम या डिजीज इसने काज की है, ठीक है। और ये हाईली इफेक्टिव कब होता है, जब एड्रेनल मसला हो या इंटीरियर पिट्यूटरी, सही, कब इफेक्टिव होगा सलीम या चेयरमैन आप बता दो।
ये क्या कर रहा होता है, कोर्टिसोल की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है। लेट्स सपोज ये एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है CYP450, सही है, इसकी एक्टिविटी को हमने स्टॉप कर दिया, कोर्टिसोल नहीं बनेगा, तो क्या ये केटाकोनाजोल कुशिंग डिजीज के अंदर हाईली इफेक्टिव होगा जब मसला एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हो, या कुशिंग सिंड्रोम के अंदर, दोनों के अंदर? मेन मसला तो कोर्टिसोल की हाईली सिक्रीशन है, चाहे प्राइमरी काज हो या कुशिंग सिंड्रोम हो या डिजीज हो, मसला इस कोर्टिसोल के हाईली सिक्रीशन के अंदर है, तो दोनों के अंदर इफेक्टिव होता है। और साथ में पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के रिस्क पे होता है, तो साथ में वो वाला काम भी हो जाता है कि इसको फंगल अगर कोई इन्फेक्शन है तो साथ में उसकी भी डेथ हो जाती है, उसका लिए बन जाएगी। लेकिन मेन पर्पज होता है कोर्टिसोल की मकदार को कम करने के लिए, क्योंकि ये उस स्टेप को, इम्पोर्टेंट स्टेप को इनहिबिट कर देता है। जब वो इनहिबिट हो जाएंगे तो कोर्टिसोल की हार्मोन आहिस्ता आहिस्ता कम होगी या ड्रॉप होगी। ठीक है, ट्रीटमेंट याद करना आसान है। इसके अलावा केटाकोनाजोल हम एक मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मसले हैं तो इसे नॉर्मल मास को रिमूव करना, हाइड्रोजेनिक काज है, लेट्स सपोज मेडिसिन की वजह से है तो हम स्टॉप कर देंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सही है, 4 टाइम के लिए। इसके अलावा हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के जरिए अगर एबनॉर्मल मास है तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी के जरिए। थैंक यू सो मच।